सही है ना। तो डाल लेंगे हेडिंग फटाफट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5 होती हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिलरक्राफ्ट अल्किलेशन, फिलरक्राफ्ट एसिलेशन। बाकी तुमको आती है, बस मुझे को 2 करानी जिसमें एक्सेप्शन है। ठीक है ना, बस मैं कौन सी कराऊंगा, एक्सेप्शन वाली कराऊंगा, एक्सेप्शन वाली। तो फर्स्ट एक्सेप्शन वाली है ब्रोमिनेशन, डाल लेंगे हेडिंग ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन जो अभी क्वेश्चन पूछा था असाइनमेंट का, वो यही है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, डायरेक्टली भी आ सकता है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, या फिर अभी असाइनमेंट में तो हम लोगों ने अभी पूछा ही है। ठीक है ना, तो ब्रोमिनेशन डाल लेंगे हेडिंग और देखेंगे फटाफट। ये रहा हमारे पास फिनॉल। जो लोग भूल चुके हैं ओपीएम वाला फंडा, वो पन्ना पलट के देख लो, ओपीएम वाला फंडा, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, ऑक्सीजन है तो मेटा पे भेजेगा, बट ये था एक्सेप्शन, फिनॉल इज एन एक्सेप्शन। लेकिन इसमें इसमें ऑक्सीजन है तो ये मेटा पे नहीं भेजेगा, ये भेजेगा ऑर्थो पैरा पे। तो अगर मैं ले लूंगा यहाँ पर ब्रोमीन, सही है, इन और इसके अंदर काम करेगा कैटलिस्ट CS2, सॉल्वेंट बेसिकली कैटलिस्ट नहीं होता, ये होता है सॉल्वेंट। मतलब कि बेसिकली होता क्या है, सॉल्वेंट क्यों डालते हैं हम लोग, कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड्स के आपस में रिएक्शन करानी है, वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है ना, मतलब कि उनको कोई ना कोई आपस में रिएक्शन करवाने वाला चाहिए। मतलब कि जो CS2 है वो ब्रोमीन को भी अपने डिसॉल्व कर लेगा और फिनॉल को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। तो एक ही मीडियम में, दैट इज CS2 काम करेगा एज अ सॉल्वेंट, तो एक ही सॉल्वेंट के अंदर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो CS2 है इट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। एक जाएगा ऑर्थो पे और एक जाएगा पैरा पे, जैसा हमको लगा था बिल्कुल वैसे ही हो गया, ये गया ऑर्थो और पैरा पे। अब तुम सोचोगे एक्सेप्शन कहाँ पर आया, ये तो हम भी कर देते, अगर आप ना भी कराते, जब जब भी हमको आती थी, पहले भी हमने कर रखी है। लेकिन एक्सेप्शन अभी आएगा। अभी तो लिया है हमने केवल एक ब्रोमीन, ध्यान से सुनते रहना। अगर अभी हमने लिया है एक ब्रोमीन, लेकिन मैं एक नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं अनेक, अनेक ब्रोमीन। वो भी कैसे, ब्रोमीन की बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। सही है, ब्रोमीन की क्या आ जाएगी, बाढ़। देखना जरा कैसे, ये रहा हमारे पास फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन की क्या आ गई, बाढ़ आ गई। तो जितनी पोजीशन थी सब पोजीशन पे लग जाएगा, मतलब कि ब्रोमीन को कहां लगना था, ऑर्थो और पैरा पे। तो कितने ऑर्थो होते हैं, दो होते हैं ऑर्थो, ये रहा और एक ये रहा, और एक होता है पैरा। सही है ना, दो होते हैं ऑर्थो, एक होता है पैरा, तीनों जगह लग जाएगा इकट्ठे एक साथ। अगर क्या आ जाएगी, ब्रोमीन क्या आ जाएगी, बाढ़। तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। सही है, ये बन गया हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये था सेप्शन। सही है ना, चिपका लेंगे फटाफट, बहुत सिंपल सी बात थी कि अगर सिंपली तुम लोग ब्रोमीन ले लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, देन इट गोज ऑन ऑर्थो एंड पैरा। बट इफ bromine is taken with water, that is bromine water, then it forms 2,4,6 tribromophenol। सही है, चिपका लेंगे फटाक से। नेक्स्ट डाल लेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। देखो जरा फटाफट, नाइट्रेशन, ये ले लिया हमने फिनॉल, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, बट इट इज एन एक्सेप्शन, सो इट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सही है, और नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड लिखने का तरीका क्या होता है, होनो 2, HONO2। क्या निकलता हुआ दिख रहा है, पानी, निकाल दो और कर दो इसे, करते रहना साथ साथ, तुमको आती है। यहाँ से निकल गया पानी और बन जाएगा हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। इन पे क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में बहुत पड़ेगा, वो भी कराता हूँ इसी के बाद। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड सेकंड इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब एक्सेप्शन कहाँ आएगा, जैसे पिछले वाले में था ना कि ब्रोमीन की आ गई थी बाढ़, HNO3 की बाढ़ नहीं आएगी, HNO3 की बाढ़ आ गई फिर तो बस सारे लोग निपट लेंगे, एसिड की बाढ़ आ जाएगी। HNO3 की नहीं आएगी बाढ़, हम लोग लेंगे एसिड फ्यूमिंग, धुएंधार एसिड एकदम बढ़िया, फ्यूमिंग HNO3। अगर हम लोग ले लेंगे फ्यूमिंग HNO3, ऊपर लिख रहा हूँ यार, ओके, ये देखो जरा, अगर तुमने ले लिया यहाँ पर फ्यूमिंग, फ्यूमिंग बोले तो धुएंधार एकदम,
सही है ना, स्ट्रॉन्ग फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग HNO3। तो जितनी पोजीशन थी सब पर लग जाएगा, फ्यूमिंग HNO3 बना देगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जितनी पोजीशन थी सब जगह लग गया और बन गया हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सही है, और इसे ही कहते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। तो अगर तुम्हारे पास आए हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, देन ये कर डालना। सही है ना, पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड लिख भी लेना। ये सेकंड वाली। हाँ जी बिल्कुल यही, फ्यूमिंग HNO3। तो इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। अगर पेपर में आएगा पिछले तुमको दिख जाएगा असाइनमेंट में कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ या फिर पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन बताओ। सो इट इज नथिंग, द when fuming HNO3 reacts with phenol, picric acid, picric acid। सही है, picric acid। बताना हमने सेम रिएक्शन, अच्छा अभी तो हाँ सही है, सॉरी करेंगे। देखो तो 11.8 जो मैंने तुम्हें लिखवाया है वो अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें क्या क्या रखा है कि वाइल सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, की जब मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं किस किस को, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। किससे कर रहे हैं हम लोग, स्टीम डिस्टिलेशन को अलग अलग कर रहे हैं। नेम द आइसोमर विच विल बी मोर स्टीम वॉलेटाइल, कि कौन सा इनमें से क्या होगा, स्टीम वॉलेटाइल होगा, हमको ये बताना है। सही है, देखना जरा। तो पहले ना तुमको मैं बताता हूँ इसके बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान सुनना जरा, अपने आप तुम आंसर दे दो स्टीम वोलेटाइल का मतलब तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा, देखना है ध्यान से। तो सबसे पहले तो देखो एच बॉन्डिंग के बारे में। बेसिकली ना एच बॉन्डिंग जो होती है वो होती है दो तरीके की, एक होती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। जो हमने अब तक पढ़ी है वो है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। देखो हमने अब तक क्या पढ़ी है, ये रहा हमारे पास एक फिनॉल, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल, ये था हमारे पास फिनॉल, इट इज OH, और ये रहा हमारे पास नाइट्रो, पैर पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है, एक O ये रहा, एक O ये रहा, इट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ये रहा अगला, अगला फिनॉल अगेन और पैरा नाइट्रो, ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, NO डबल बॉन्ड O। एक और बना देता हूँ, OH अगेन, अब पैरा नाइट्रोफिनॉल। बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर। तो इसमें क्या क्या रखा है ये देखो, ये है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल और ये है हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, मतलब कि जब एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो एच बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। सही है ना, उसे कहते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। बट अगर एक मॉलिक्यूल अपने अंदर ही एच बॉन्ड बना लेता है, देखो जरा इस तरीके से, ये रहा, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक मॉलिक्यूल था, इसने अपने अंदर ही एच बॉन्ड बना लिया, ये रहा एच बॉन्ड, तो इसे कहते हैं हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। सही है, और ये हमारे पास इंटर, इंटर मतलब कि जब एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ एच बॉन्डिंग, तो उसे कहते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। जो अब तक हमने सारे के सारे एग्जांपल पढ़े थे ना, चाहे वो HF हो, पानी हो, NH3 हो, उन सब में क्या थी, उन सब में थी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। बट यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल में तो होती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अब जरा मेरे को ये बताना, अगर मैं दोनों को बॉईल करूंगा, अगर मैं दोनों के क्या करूंगा, बॉईल करूंगा, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर मैं बोलो दोनों को बॉईल, पैरा वाले का। बिल्कुल सही, पैरा वाले का, बिल्कुल सही बताया, पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। खुद सोचो, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे आपस में कनेक्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ एच बॉन्ड, तो अगर मैं इसको हीट दूंगा तो कुछ एनर्जी मेरी बर्बाद होगी इस एच बॉन्ड को ब्रेक करने में, इस एच बॉन्ड को ब्रेक करने में मेरी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बर्बाद होगी, तो इसका मतलब मेरे को हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन ऑर्थो वाले में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं है, विद द हेल्प ऑफ एच बॉन्ड तो है ही नहीं, तो इन दोनों को सेपरेट करना बहुत आसान है, जो हो जाएगा बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे। अब खुद दिमाग में सोचना, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो ये बताना कौन जल्दी भाप में चेंज हो जाएगा,
कौन जल्दी भाप में चेंज हो जाएगा? ऑर्थो। बिल्कुल सही, ऑर्थो वाला। सिंपल सा ऑर्थो। फिनोमेना है, बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है। बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो जल्दी भाप में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। जितने में मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है, पैरा वाला कितने पे हो रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉईल हो रहा है। तो अगर तुम लोग, ये हो रहा है 80 पे बॉईल, सही है ना? कितने बॉईल हो रहा है? 80 पे। अगर आपको तुमको बदलना है भाप के अंदर, तो जितने में 80 से 100 लेके जाओगे ना, उतने में तो पूरा का पूरा भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको 80 से 120 तक जाना पड़ेगा भाप में चेंज होने के लिए। तो सिंपल सा फिनोमेना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी भाप में चेंज हो जाएगा, और जो जल्दी भाप में चेंज हो जाता है वही होता है स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या है? स्टीम का मतलब भाप, वोलेटाइल का मतलब जो भाप में चेंज हो जाते हैं। तो ऑर्थो वाला जो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। सही है। अब ये क्वेश्चन ना दो फॉर्म में आ सकता है, या तो यही आ जाएगा एनसीईआरटी वाला, और यही आता है, ठीक है ना, स्टीम वोलेटाइल वाला ही क्वेश्चन आता है, या फिर आ सकता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड भी, कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और बताओ क्यों। सही है। तो एक लाइन लिखेंगे, या फिर हाँ एक लाइन लिखेंगे पहले, एक लाइन लिखेंगे पहले। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ intermolecular H bonding, due to the presence of intermolecular H bonding in paranitrophenol, in paranitrophenol, its boiling point is high, its boiling point is high, as we need high amount of energy, as we need high amount of energy to break intermolecular H bonding, to break intermolecular H bonding, whereas in orthonitrophenol, whereas in orthonitrophenol, intramolecular H bonding, intra ध्यान रखना, इंट्रा molecular H bonding is present, is present, which does not require, which does not require high amount of energy, which does not require high amount of energy, hence its boiling point is low, hence its boiling point is low. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में, so we say that, so we say that orthonitrophenol is more steam volatile, so we say that orthonitrophenol is more steam volatile, ब्रैकेट में लिख लेना, ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट बंद, एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरा वाले से ज्यादा ऑर्थो वाला होता है, बिकॉज पैरा वाले में होती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग और इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये बना देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, उसमें डाल लेना फर्स्ट एसिडिक, एसिडिक नेचर, फर्स्ट डाल लेना एसिडिक नेचर, और एसिडिक प्रॉपर्टीज कुछ भी कर सकते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। चलो जी, एसिडिक नेचर सबसे पहले, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, सही है, पहली है, पहली फर्स्ट
इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी देखने मन करेगा तो करा देंगे, वरना बाकी तुमको आता ही है, ठीक है ना। असाइनमेंट वगैरह में से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको, वो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी वाले वहीं पे सॉल्व करवा दूंगा या फिर, सही है। तो इसमें डाल लो सबसे पहले प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे कि हम लोग कि एस जो हमारे पास अल्कोहल होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहला प्रूफ है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, पहला प्रूफ, रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन, देखो जरा ध्यान से, मेटल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं मैं। ये रहा हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल ले लेते हैं, पहले लेते हैं अल्कोहल। दोनों की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे साथ साथ, अल्कोहल की और फिनॉल की भी। ये रहा हमारे पास अल्कोहल, दैट इज ROH, अल्कोहल। क्या डाल देंगे इसके अंदर? मेटल डाल देंगे, मेटल। सोडियम ले रहा हूँ, सोडियम, सोडियम डाल दिया मैंने, मेटल। तो सोडियम डालने के बाद जो मेटल है वो क्या कर देगा? देखो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल क्या करता है, जब तुमको याद होगा मैंने तो पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिखो करो बड़ा सुंदर काम नहीं मांगी आज मैं जिनसे फीस है वाला पूरा की पूरा सीरीज थी, तो उसमें था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कुछ एलिमेंट ऊपर थे, कुछ एलिमेंट नीचे थे। जब मैंने तुमको बताया होगा कि याद करो कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट, हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट एसिड में से हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं, सही है ना। हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट एसिड में से हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं और ऊपर वाले नहीं कर पाते। तो वही काम में आ रही है यहाँ पर प्रॉपर्टी कि अगर अल्कोहल एसिड है तो सोडियम क्या करेगा? अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। और ऐसे ही हुआ, सोडियम ने अल्कोहल में से हाइड्रोजन कर दी रिलीज, हाइड्रोजन निकल गई और बन गया RONA प्लस हाफ ऑफ H2। रिएक्शन में अगर तुमको हाफ अच्छा नहीं लग रहा तो पूरी रिएक्शन में 2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सही है ना, बात एक ही रहेगी। लेकिन हाइड्रोजन निकालनी गैस की फॉर्म में, कभी सोचो तुम H निकाल दोगे, H नहीं निकलता, हाइड्रोजन निकलेगी गैस की फॉर्म में। तो अगर हाफ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो सब जगह 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो। और यही रिएक्शन किसके साथ होती है? फिनॉल के साथ। अगर फिनॉल भी सोडियम के संपर्क में आएगा तो हाइड्रोजन को गवा बैठेगा। ये रहा फिनॉल और ये रहा सोडियम, सही है। क्या कर देगा सोडियम? फिनॉल में से हाइड्रोजन निकाल देगा और बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये रहा हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड, सही है। ये था हमारे पास प्रूफ कि जो अल्कोहल होती है दैट इज एसिडिक इन नेचर। चिपकाएंगे फटाफट प्रूफ, अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा तुम लोगों को कि विच इज मोर एसिडिक, क्वेश्चन है विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल, सही है। डाल लेंगे हेडिंग, सॉरी हेडिंग कह रहा हूँ, क्वेश्चन डाल लेंगे विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर। आता हूँ कि अल्कोहल और फिनॉल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है और रीजन बताता हूँ क्यों। ये रहा हमारे पास अल्कोहल, प्लीज ध्यान से देखते रहना। अल्कोहल, अगर अल्कोहल एसिडिक है तो क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा H प्लस, कर दिया रिलीज, इनने बना दिया RO नेगेटिव प्लस H प्लस, H प्लस कर दिया इनने रिलीज, सही है ना। और फिनॉल भी एसिडिक है, फिनॉल भी एसिडिक है, दोनों है तो एसिडिक ही, लेकिन पता लगाना है कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ये रहा हमारे पास फिनॉल OH, और ये भी क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा हमारे पास H प्लस, ये भी रिलीज करेगा। और ये देखो इसको थोड़ा सा सर्कल नहीं बनाते, सर्कल की जगह बनाए थे हम लोग बॉन्ड। पता चल गया होगा वैसे तुम्हें अब तक, अगर जब भी मैं बॉन्ड बनाता हूँ सर्कल की जगह, हम लोग क्या करने वाले उस टाइम पर? उस टाइम पर हम लोग करने वाले रेजोनेंस। तो अभी इसमें दिखाएंगे हम लोग आपको रेजोनेंस, देखो जरा। तो ये था अल्कोहल, ये था फिनॉल। अब प्लीज ध्यान से सुनते रहना, बस एक बार बताऊंगा, दोबारा दोबारा नहीं बताने का मैं। ये है अल्कोहल, ये है फिनॉल। अगर हमारे को किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिटी को जानना है कि कितना वो एसिडिक है, तो एसिडिटी किसी भी मॉलिक्यूल की डिपेंड करती है H प्लस की रिएक्टिविटी पर, सही है ना। दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ H प्लस डिसाइड्स whether the molecule is more acidic or less acidic, सही है ना। तो किस पे डिपेंड करेगी? ROH की एसिडिटी डिपेंड करेगी H प्लस की रिएक्टिविटी पर। लिख देता हूं मैं रिएक्टिविटी, सही है ना।
कि अल्कोहल बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल कितना एसिडिक होगा वो डिपेंड किस पे होएगा, वो डिपेंड होएगा H प्लस की रिएक्टिविटी पे, कि H प्लस कितना ज्यादा रिएक्टिव है। और H प्लस की रिएक्टिविटी डिपेंड होती है पड़ोसी वाले की स्टेबिलिटी पर। सही है ना, H प्लस की रिएक्टिविटी डिपेंड होती है पड़ोसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पर। दैट मींस H प्लस कितना रिएक्टिव होगा वो डिपेंड करेगा उसके अपोजिट आयन की, दैट इज RO नेगेटिव, इसकी स्टेबिलिटी पर। सही है, ये फिनोमिना समझ में आया। अगर मेरे को किसी मॉलिक्यूल की एसिडिक नेचर जानना है तो मैं क्या देखूंगा, उसके H प्लस की रिएक्टिविटी, और H प्लस की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है पड़ोसी की स्टेबिलिटी पर, कि उसका जो पड़ोस में आयन है, सही है ना, जो उसके पड़ोस में अनायन है वो कितना स्टेबल है। अब सिंपल सा फिनोमिना हमारे पास किस पे आके अटक गया, अगर मेरे को इसकी और इसकी एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है तो मेरे को क्या कंपेयर करना होगा, फाइनली मेरे को कंपेयर करना होगा इसके अपोजिट आयन, दैट इज अनायन की स्टेबिलिटी। मतलब कि इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। और स्टेबिलिटी सबको मालूम है, जिसका ज्यादा रेजोनेंस वो उतना ज्यादा स्टेबल। सही है, तो ये जो हमारे पास आयन है, ये फिनॉल वाला, ये क्या होएगा, ये ज्यादा स्टेबल होएगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होएगा, इसमें होएगा रेजोनेंस। देखो जरा इस तरीके से, O नेगेटिव है, O नेगेटिव, नेगेटिव बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सॉरी, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड क्या आ गए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ गए। तो नेगेटिव चार्ज कूद कूद के यहाँ पर, और इस तरीके से हमारे पास बन जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आगे तो बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, और बात तुमको समझ में आ गई होंगी। आ गई समझ में, या फिर कुछ डाउट रह गया? आंसर लिखेंगे पहले। बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल, both alcohol and phenol are acidic in nature, are acidic in nature, but यार देखो लिखते लिखते पढ़ते रहना यहाँ से, सही है ना, लिखते लिखते पढ़ते रहना। बट एसिडिक करेक्टर, but acidic character depends upon the reactivity of, but acidic character depends upon the reactivity of released H plus ion, depends upon the reactivity of released H plus ion, and reactivity of H plus, and reactivity of H plus depends on, and reactivity of H plus depends on stability of opposite charge ion, and reactivity of H plus depends on stability of opposite charge ion। सही है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में एज फिनॉक्साइड आयन, as phenoxide ion is more stable due to resonance, as phenoxide ion is more stable due to resonance, hence phenol is more acidic than alcohol, hence phenol is more acidic than alcohol। सही है, चिपका देंगे, पहले पढ़ेंगे, पहले पढ़ना फिर लिखना, और पढ़ते हुए अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, वरना पढ़ते पढ़ते याद भी करना है इसे। सही है, बहुत सिंपल भाषा में लिखवाया, यही लिखवाया तो समझाया। लिख लो फटाफट, बस एक नोट लिखेंगे लास्ट। वाटर इज मोर एसिडिक, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन फिनॉल। एक नोट लिख लो बस छोटा सा, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन फिनॉल। पानी अल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक होता है बट फिनॉल से कम होता है। बस बाकी करेंगे कल।